नमस्ते, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो सेंटअप एग्जाम था सारा का सारा बढ़िया गया होगा, एक्सेप्ट मैथिली को छोड़ करके। बताइए, क्या हम सही उम्मीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ आप सभी। क्या हम मेरा ये जो उम्मीद करना है ये सही है या नहीं सही है। हाँ, चलिए, तो आज की क्लास जो है, चलिए हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बताइए जल्दी से। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली का एक बहुत प्यारा सा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत प्यारा सा और महत्वपूर्ण चैप्टर। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का क्या नाम है बताओ जल्दी से, ध्यान से बताओ। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का क्या नाम है आपको पता है। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है मेरे भाई, ध्यान से सुना। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा। ये आपके ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में आप दो चीज जानोगे कि अपना देश यानी अपना भारत देश जो है वो आजाद कैसे हुआ, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये भी आप जानोगे। तो इस चैप्टर में आप दो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में जानोगे। तो दो मेन टॉपिक का क्या नाम है। एक मेन टॉपिक जो है हमारा, क्या नाम है बताओ जल्दी से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है संवैधानिक रूपरेखा, यानी संविधान किस तरह से बना, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक तो जरूर करना, बीच में छोड़ करके मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये चैप्टर पढ़ोगे ना तुम, तो इस चैप्टर पढ़ने से एक जगह और हेल्प होगा तुम्हें, इतिहास में भी बहुत हेल्प मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। मुझे जहां तक याद है कि पिछले साल जो इतिहास काल दीर्घ उत्तरी प्रश्न था और गांधी जी के बारे में पूछा गया था कि गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, तो गांधी जी के बारे में पूछा गया था। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि वो इतिहास में भी दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था और मैथिली में भी दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था। सोचो, बात तो एक ही रहेगी, बस लैंग्वेज क्या होगा, अलग होगा। लिखना तो वही है, विचार तो एक ही रहेगा ना, योगदान तो एक ही रहेगा कि बदल जाएगा। मैथिली में बदलेगा नहीं, इतिहास में थोड़ी बदल जाएगा, सेम ही चीज है, बस भाषाएं बदल जाती है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक करना, एक भी बच्चा क्लास को छोड़ करके मत जाना, ठीक ना। इस क्लास को एक भी बच्चा छोड़ करके मत जाना, ठीक है। एकदम शालीनता से और एकदम धीरे धीरे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो हमको लगता है कि आप सभी बच्चे जुड़ गए हैं, तो एक बार आप सब क्या कर दो, प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है। प्यारा सा क्या कर दो, लाइक कर दो आप सब, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, तो शुरू किया जाए मेरे भाई, बताओ शुरू किया जाए, हाँ या ना। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मुझे बताइएगा इस चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक रूपरेखा। और इनके जो आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परिचय जानेंगे। और परिचय में जैसा कि जानते हैं लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किनके बारे में, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब होता है हम पूरे चैप्टर को एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो छूट ना जाए हमें, ठीक है। तो चलो शुरू करें, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो भारतीय संविधान, ध्यान से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं एवं संवैधानिक रूपरेखा के जो लेखक है मेरे भाई, लेखक कौन है, नाम बताइएगा। लेखक का नाम है रत्नेश्वर मिश्र। क्या नाम है, रत्नेश्वर मिश्र नाम है इनका, ठीक है। और इनके जन्म की बात करें, बुआ ध्यान से सुन भाई, इनका जन्म की जब बात करी तो 1 फरवरी 1945 के पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में, पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में इनका जन्म भेल छे। पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में 1 फरवरी, याद करो, रत्नेश्वर मिश्र के जन्म, रत्नेश्वर मिश्र के जन्म 1 जनवरी 1945, याद करो था। रत्नेश्वर मिश्र के जन्म क्या मिले, 1 जनवरी 1945, याद रखबे, सॉरी 1 जनवरी कहे 1 फरवरी,
माफी चाहब 1 फरवरी 1945 के इनकर जन्म भेले। कत्ता भेले? पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में। अगर पढ़ाई लिखाई के बात करी तो देखियो एक विद्यालय छे, विद्यालय के नाम से नेत्रहाट विद्यालय। नेत्रहाट विद्यालय से मैट्रिक करे छथिन, कथि करे छथिन? मैट्रिक। और ओई के बाद एमए सेहो करे छथिन, पीएचडी सेहो करे छथिन। और पीएचडी केला के बाद इतिहास के विद्वान, इतिहासक विद्वान प्राध्यापक रूप में हिनक ख्याति होइ छै। तो अगर पूछल जाए अहाँ से एग्जाम में पूछत रत्नेश्वर मिश्र कौन विषय के विद्वान छला, रत्नेश्वर मिश्र कौन विषय के विद्वान छला? तो इतिहास के। और इतिहास विषय के प्रोफेसर सो बल्ला, प्राध्यापक, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर जे छे, लेक्चरर जे छे ना बनै छथिन। बुझ गेलिए? सर पढ़ के क्या होगा एग्जाम में? पढ़ के जाएंगे कुछ और पूछ नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा। हम बोले ना वो बाय मिस्टेक आ गया होगा, ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, आपके एग्जाम में इसी बुक से आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी बुक से आएगा, आप ये एकदम आराम से पढ़िए, ठीक। ओके चलिए, तो ये इतना तो समझ में आ गया। आगे इनकी काम की बात करें, रत्नेश्वर मिश्र की काम ध्यान से देखिएगा। देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जानते हैं, दरभंगा में है। LNMU शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में इतिहास के यूनिवर्सिटी, याद है इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बतेबे किए, प्राध्यापक यानी इतिहास के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष यानी इतिहास विभाग का अध्यक्ष के पद से 2005 में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2005 में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो मूल बात बताइए क्या सब याद रखना है इनके बारे में, मूल बात क्या याद रखना है? तो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा क्या बनेगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा के लेखक कौन है? रत्नेश्वर मिश्र। रत्नेश्वर मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1 फरवरी 1945 पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में, ठीक है। ये किस विषय के प्रोफेसर थे? इतिहास विषय के प्रोफेसर थे, विद्वान थे ये, ठीक है। और ये इनकी वृत्ति क्या थी? तो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और इतिहास के प्रोफेसर और साथ ही साथ मेरे भाई क्या थे? और साथ ही साथ क्या थे बताओ? साथ ही साथ क्या थे? विभाग के अध्यक्ष यानी इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी थे, जो 2005 में वो क्या करते हैं? रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ और जाने तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकारक पहिने भेला, मैथिली के साहित्यकार रचनाकार बाद में। तो एक बात और ध्यान रखेके छे, ध्यान की रखे छे, तो इतिहासकार पहले होइ छथिन। रत्नेश्वर मिश्र जे छथिन इतिहासकार पहिने भेलखिन, अब बाद में मैथिली के साहित्यकार होइ छथिन। यानी ये साहित्यकार और इतिहासकार दोनों छथिन, ठीक है। यानी रत्नेश्वर मिश्र साहित्य में अभिरुचि प्रारंभ से यानी शुरुआत से नहीं रखे चलकिन, लेकिन पहले भेलकिन इतिहासकार और बाद में भेलकिन साहित्यकार, ठीक है। और इतिहासकार के रूप में मिथिला याद रखबे और नेपाल पर हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बनल अछि। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित भवभूति याद रखो, भवभूति तमिल साहित्यिक इतिहास आदि अनुवाद पोथी बेस प्रशंसित भेल। तो याद रखेके छे एकटा पॉइंट अत याद रखेके छे कि भवभूति याद रखबे, भवभूति कत से प्रकाशित भेले? साहित्य अकेडमी नई दिल्ली से, ठीक है। ई भवभूति जे छे बुझ गेलिए, तो भवभूति के लेखक के छथिन रत्नेश्वर मिश्र और ये बहुत ज्यादा की भेले फेमस होइ छे, प्रसिद्ध होइ छे, ठीक है। ओई के बाद तमिल के साहित्य के इतिहास सो आदि के अनुवाद में पोथी जे छे इनकर बहुत ज्यादा की होइ छे, फेमस होइ छे, प्रसिद्ध होइ छे, ठीक है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई, आप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो बताइए इतना समझ में आया? सबको आया? थोड़ा सा और जानने की इनके बारे में कोशिश करें तो देखिए, हाल में हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखित मैथिली उपन्यास उगनाक दयावाद, ध्यान से सुनबे, उगनाक दयावाद के लेखक के छथिन सुरेंद्र झा सुमन। ई अत ध्यान रखबे अहाँ सब गोटा, ई वीवीआई क्वेश्चन बनत, वीवीआई क्वेश्चन बनते, ध्यान से सुनबे। उगनाक दयावाद के लेखक के छथिन सुरेंद्र झा सुमन और इनका द्वारा जे ई लिखल गेल छे उपन्यास, उगनाक दयावाद कथि छे? उपन्यास छे, इहो ध्यान रखे के छे। उपन्यास से एकरा अनुवाद के केलखिन? अंग्रेजी में अनुवाद, कथि में केने छथिन?
अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित भेल अछि। अंग्रेज नहीं तो अंग्रेजी में अनुवाद केने सेहो छै की कहै छै, हाल में हिनक सुरेंद्र दास सुमन लिखित मैथिली उपन्यास उगनाक दयाकवाद के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित भेल अछि, यानी प्रकाशित केने अछि। ठीक है, कोई दिक्कत। और लास्ट में मैथिली में निबंधकार, समीक्षक आ अनुवादक रूप में हिनक प्रसिद्धि छै। याद रखबे, याद रखे के छै कि हिनक जे प्रसिद्धि कथी कथी छै, यानी अगर पूछल जाए रत्नेश्वर मिश्र कथी छथिन, निबंधकार छथिन, समीक्षक छथिन, अनुवादक रूप में इनका प्रसिद्धि भेटल छै। तो एतेक सारा पॉइंट अहाँ के ध्यान रखे के छै। तो ई अभी तक जे जानकारी देलौं लेखक के जानकारी देलौं। बताओ एहि में ककरो दिक्कत छै तो बाजू, अगर दिक्कत छै तो दिक्कत छै तो बाजू, और नहीं अगर सबके समझ में आबि गेल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजो। ठीक है, प्यारा सा दिल बना के भेजो अगर सबके समझ में आबि गेल तो। सर हम लोग के बोर्ड एग्जाम में मैथिली का क्या होगा, सबसे बेस्ट जाएगा और क्या, अरे अच्छा जाएगा, डोंट वरी मेरे भाई। आप वो जो क्वेश्चन था वो बाय मिस्टेक अदर बुक से आ गया था, आप चिंता नहीं करिए, आपका इसी बुक से आपका एग्जाम में आएगा। ये जरूरी है कि आप इसको ढंग से पढ़े। ठीक है, बहुत कुछ दिनों में मॉडल पेपर भी जारी होगा, तो उसको भी आप देख करके आप पूरे सेटिस्फाई हो जाइएगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी पढ़ लेंगे, क्या जरूरत पड़ेगा, मॉडल पेपर आने दीजिए, हम मॉडल पेपर में हम 100% गारंटी देते हैं आपको कि इसी बुक से क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, इसी बुक से क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, कहते ना 0.001% चांस हम लेकर के चलते कि उस बुक से आएगा, 0.0001%, 99 पॉइंट समथिंग समथिंग लेकर के चले कि इसी से आएगा, एक्स्ट्रा आज तक नहीं आया है। पता नहीं बाय मिस्टेक कौन था वो क्वेश्चन सेट करने वाला कि बाय मिस्टेक वो गलती से वो दे दिया होगा। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करिए, अच्छा जाएगा एग्जाम। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुरुआत में ही आपको हम बताएं, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा। नहीं, इस चैप्टर में हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये निबंध है, सबसे पहले तो ये कौन सी विधा है, ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान, नहीं संवैधानिक रूपरेखा, ये सबसे पहले क्या है, कौन सी विधा है, तो निबंध है। और इनके लेखक कौन है, रत्नेश्वर मिश्र। ठीक है, ये इतिहासकार और की छथिन साहित्यकार, तो दोनों के ही समावेशित कह देने छथिन बुआ, दोनों के की कह देने छथिन समावेशित, यानी एकदम साहित्य के और इतिहास के दोनों के मिला के बहुत ही रोचक ढंग से लिखने छथिन। ठीक है, जैमे अपना सब गोटा एमे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सेहो जनबे और देश के संविधान कना बनले संक्षेप में सेहो जनबे। यानी ए चैप्टर में बेसिकली दो चीज जनबे, संविधान कना बनले शॉर्टकट में जनबे और अपन देश कना आजाद भेले सेहो जनबे। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ल जाए हमर भाई, सबके हमरा लगे उम्मीद करी छी सबके समझ में आबि रहल होत। ठीक है भैया, हाँ एकदम तहलका मचेगा मेरे बेटा, अब चिंता मत करो, एकदम तहलका मचाएंगे हम लोग। चलिए अब चलिए हम लोग जानते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एकदम डीपली पढ़ेंगे, कहीं से भी पूछेगा सवाल जवाब तो हमारा एकदम 100% सही रहना चाहिए। ठीक है, तो एकदम डीपली इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। चले देखियो, कही छे देखियो, स्वतंत्रता मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार छे। अब और यहां से एकटा जे है ना, याद रखब, देखियो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार थिक, यानी मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार की छे स्वतंत्रता। तो ई एकटा वीवीआई पॉइंट होते, तो अकरा हम सब की स्टार लगा दी छे, ध्यान रखबे। अगर कोई पूछत मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार की छे, स्वतंत्रता, मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार की छे, स्वतंत्रता, याद रखबे, क्लास की मिस नहीं करब, कोई भी बच्चा एकदम साइलेंट होके एकदम ध्यान से सुनो, किताब सामने में रखू, जकरा अंडरलाइन कर दी छे ओकरा अहू अंडरलाइन कर लिया और अकरा पढ़त रहे के छे, ताकि अहाँ के ई चीज रिवीजन होइत रहते। ठीक है, देखो कैसे एकरा प्राप्त करबाक लेल सदा सुरक्षित व निरपराध रखबाक लेल महान बलिदान व त्याग के आवश्यकता होइ छै। आ स्वतंत्रता के सुरक्षित, ध्यान सुने, स्वतंत्रता कना प्राप्त होते और स्वतंत्रता के सुरक्षित कना रखबे, बहुत मेन पॉइंट छे की छे बुआ, स्वतंत्रता के प्राप्त करे के लेल और अकरा हमेशा सुरक्षित रखे के लेल, ककरा, स्वतंत्रता के,
सुरक्षित रखे के लिए कथी के जरूरत पड़े छे? बलिदान की आवश्यकता, बलिदान और साथ साथ त्याग के सेहो आवश्यकता पड़े छे। बुझ गेलिए? तो स्वतंत्रता के सुरक्षित ध्यान सुनबे, स्वतंत्रता के प्राप्त करे के लेल और सुरक्षित रखे के लेल हमेशा बलिदान और त्याग के आवश्यकता होय छे। कोई दिक्कत? सर आप रवि को जानते हैं, अतुल भैया को? हाँ सबको जानते हैं मेरे भाई। चलिए बताओ, ए में समझ में आबि गेलै? आगे देखियो, अगला की कहै छै? देखियो आगे की कहै छै? आवश्यकता होय छै। देखियो, जे राष्ट्र एहि प्रकार के बलिदान व त्याग क सकल छै, स्वतंत्रता प्राप्त क सकल छै। अब जे देश, राष्ट्र की बात कर रहल छी, तो जे देश एहि प्रकार के एक महान बलिदान और त्याग क चुकल छै, जे देश बलिदान और त्याग क चुकल छे, उ आई के डेट में आई के समय में कथी प्राप्त कर लेने छे? स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने छे। बात ले समझ में? और अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल छे, और वो अपन स्वतंत्र जीवन सो बिता रहल छे। यानी कहे के मतलब अगर अपन पास्ट देखियो, तो पास्ट देखियो तो स्वतंत्रता प्राप्त करे के लेल त्याग केने छे अपन पूर्वज सब। कथी केने छथिन? त्याग, और साथ ही साथ बलिदान केने छथिन। और ओकरे वह बलिदान और त्याग के परिणाम छे स्वतंत्रता, जय के वजह से अपना सब गोटा आई स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहल छे, स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहल छे। पहली बात समझ में? तो अभी तक की बतलाऊं, की मोटा मोटी बात अगर देखा जाए तो की बतलाऊं? स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार छे, एकरा प्राप्त करे के लेल त्याग और बलिदान के आवश्यकता पड़े छे। जे देश त्याग और बलिदान क चुकल छे, वो आज स्वतंत्र भ चुकल छे और अपन स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहल छे। यह न भेले? हाँ, आगे देखियो, कहे छे कालक गति में भारत अतीत काल में अपन अनेक दुर्बलता के कारण अपन स्वतंत्रता गमा बैसल। और देखियो ई नहीं क्या अपन देश जे हमेशा गुलामे छे, अपन देश पहले स्वतंत्र छे, लेकिन देश में कुछ दुर्बलता एले, कमी एले, देश कमजोर भेले, जय के कारण की भेले? अपन स्वतंत्रता के भारत गमा अतीत में, नहीं अतीत मतलब बीते हुए समय में, ठीक है। किंतु ताही संग विदेशी सत्ता के उखाड़ का फेंकी के देवाक सो निरंतर संघर्ष चलित रहे, किंतु वो संघर्ष संगठित जन संघर्ष नहीं बन सकले। हाँ, लेकिन जखन देश अपन की हो गए गुलाम बन गए, निरंतर ई प्रयास करते रहे, निरंतर ई प्रयास चलित रहे कि विदेशी सत्ता के उखाड़ के फेंक दिल जाए, विदेशी सत्ता को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए जो जन संघर्ष होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था, और इसके वजह से हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, बोले बताओ इतने समझ में ले, इतने समझ में ले, इतने समझ में ले, तो प्यारा सा दिल बना के बेचो। आगे सबको समझ में ये एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, समझो, फिर हम लोग आपस में कुछ बातें कर लेते हैं, मूड फ्रेश रहेगा और समझते रहेंगे चीजें, मूल बातें सब हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है, मस्त है। चलिए अगला पेज चले हम। तो देखिए अगला पेज ध्यान देवे की कही छे, देखियो, सामूहिक जन संघर्षक रूप में विद्रोह पहले ज्वालामुखी विस्फोट भेल छल 1857 ईस्वी में। देखिए शुरुआत कत से, यानी एकटा जन संघर्ष जत सामूहिक रूप से पूरा जनता एक भके जे विरोध शुरू केने रहे, नहीं वो विरोध शुरू कहिया भेले? 1857 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी में जो विरोध शुरू होले, अकर नाम की पड़ल रहे? सिपाही विद्रोह। कथी कहल जाय छे? सिपाही विद्रोह। तो एग्जाम में पूछल जेते कि सिपाही विद्रोह कब कहिया भेल, बताओ सिपाही विद्रोह कहिया भेल, जल्दी बताओ। सिपाही विद्रोह कहिया भेल, जल्दी बताओ। सिपाही विद्रोह कहिया भेल पते भाई हमरा? सिपाही विद्रोह भेले 1857 में,
पहल जन संघर्ष सामूहिक रूप से, ठीक ना। वेरी गुड। कहै देखियो मुदा ई जे संघर्ष भेले कहल जाय छै मुदा ई छल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आदम इच्छा शक्ति अभिव्यक्त 1 मई 1857 में। ध्यान से सुनबे, 1 मई के घटना कहिया के छे, ई जे सिपाही विद्रोह शुरू भेले शुरुआत कहिया से होइ छे, 1 मई से। 1 मई 1857 में मेरठ के सैनिक छावनी, याद रखो पता के, मेरठ के सैनिक छावनी में अंग्रेज सब के विरुद्ध एक सैनिक मंगल पांडे, मेरठ के छावनी में के मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूकक आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी के दल मलित क देलक। सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रता के बिगुल बजा दिल। कहानी छे बुआ कि 1 मई 1857 के मंगल पांडे मेरठ के छावनी में, सैनिक छावनी जत सैनिक सबके अड्डा हो छे, तो मेरठ में एगो सैनिक छावनी छले, ठीक है। वही मेरठ के सैनिक छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी के मंगल पांडे की करे छे, गोली मार दे छे। मंगल पांडे की करे छे, गोली मार दे छे। और ई गोली जे मारे छे तो ई जे अब मान लिया अंग्रेज अधिकारी के गोली मार देलके, तो ई बात पूरा फैल गेले, फैलत फैलत कत्ता तक पहुंच गेले, पूरा देखियो कत्ता कत्ता पहुंचले, दिल्ली कलकत्ता धरी पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी सबटा के एकदम की कहे छे दहला देलके, ठीक है। और एहि के बाद भारतीय सैनिक सब अंग्रेज के विरुद्ध की करे लगले, स्वतंत्रता के बिगुल बजा देलके। तो याद रखे के छे एकटा पॉइंट, मेरठ सैनिक छावनी, जवाब देव सब गोटा, मेरठ सैनिक छावनी में विरोध के केलके, विद्रोह के शुरू केलके। मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह के शुरू केलक, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह के शुरू केलक, जल्दी। मंगल पांडे, वेरी गुड। के शुरू केलके, मंगल पांडे शुरू केलके। देखिए जे बच्चा जवाब द रहले ना, हमरा बहुत खुशी होई छे। मंगल पांडे। अच्छा कहिया विद्रोह भेले, विद्रोह कहिया भेले, विद्रोह के डेट याद है, समय बताओ। 1 मई, कहिया, 1 मई 1857। देखो ए पूरा पैराग्राफ में एतेक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण भेले, समझ में आ रहल छे। अब बताइए मुझे, आपको जो हम बता रहे हैं क्या समझ में आ रहा है सबको? समझने में किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई। एकदम मस्त मगन में पढ़ते रहिए। एक बच्चा का सर बंदूक का साउंड कितना स्पीड था कि दिल्ली कलकत्ता पूरा ईस्ट इंडिया पूरे भारत में फैल गया। इस गोली का स्पीड तो भाई लिमिटेड होगा, लेकिन वो जो कारनामा था नहीं, ये कारनामा पूरे कहां फैल गया, भारत में फैल गया। और एक आदमी विरोध किया तो जगह जगह पर विरोध इसका क्या होता है, शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरठ के ऐ सिपाही विद्रोह की चिन्हगी दिल्ली पहुंचला। बहादुर शाह, देखिएगा बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कर दिलक। अब जैसे ही ये बात पता चलता है किनको, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को जब ये बात पता चलता है कि मेरठ के सैनिक छावनी में एक मंगल पांडे नामक सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी को क्या मार दिया, गोली मार करके विद्रोह किया, उसी समय झट से दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय क्या करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को हिंदुस्तान का क्या घोषित करते हैं, राजा यानी सम्राट घोषित कर देते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, बताओ। आ गया, क्या बताया अभी, क्या बताएं, मेरठ छावनी में जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, गोली मारे, और ये बात जब बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में पता चलता है तो वो अपने आप को हिंदुस्तान का क्या घोषित करते हैं, सम्राट घोषित कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे, सिपाही सबक मनोबल बढ़ले, सिपाही सबका क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है मेरे भाई, और अंततः वो सब दिल्ली पर अधिकार को लेलक। और इससे क्या होता है, राजा जब तैयार हो गया, एक राजा बन गए, तो जितने सारे सैनिक थे ना मेरे भाई, सबको मनोबल बढ़ता है, सबको प्रोत्साहन मिलता है, सबके की मिले छे, प्रोत्साहन, मनोबल बढ़े छे। आ तब जाकर के इस सब गोटा मिल करके दिल्ली पर की कले छथिन, अधिकार कले छथिन। जितने सैनिक चले सब दिल्ली, सब ध्यान सुनबे, ध्यान सुनो, सब दिल्ली पर जाकर की कल के अधिकार क लेलके। और एकरा बाद त एहि विद्रोह के लहर एले। अब एहि विद्रोह के लहर एले, जेना अभी कहै छै ना मोदी के लहर छै, कोई जीत जाय छै। अभी राजनीति चुनाव जखन होइ छै तो जखन मोदी जी के लहर चलै छै तो ई लोग, जनता ई नहीं देखे छै कि हमर प्रतिनिधि के खड़ा छथिन, हमरा क्षेत्र के प्रतिनिधि नीक छै या नहीं छै, केहन छै, ओकर चरित्र केहन छै, वो हमरा क्षेत्र में काम करते कि नहीं करते, से सब नहीं देखे छे। कहै छै मोदी जी के लहर छै, हम मोदी जी के वोट देबे। वो अलग बात है कि मोदी जी के चुने के अधिकार नहीं है जनता के इधर जे क्षेत्र में, चूंकि मोदी जी जत से लड़थिन, जे लोकसभा क्षेत्र से लड़थिन, ओते के जनता ना उनका वोट देते, बाकी जनता की करते, उनका नाम पर वोट देते। तो देखो लहर जब चले छे तो कोई भी शेर बन जाए छे, लहर जब चले छे तो कोई भी शेर बन जाए छे। वह कहानी छे कि अब ई लहर शुरू भेले, विद्रोह के की शुरू भेले, लहर। अब ई लहर जे शुरू भेले, ए विद्रोह के लहर जहिते पसरैत गेले, जैमे कुंवर सिंह, देखियो जगदीशपुर में, कुंवर सिंह कता, जगदीशपुर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, और नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व के लिए। अब अतः से ये जो पॉइंट है बुआ, इस पॉइंट को, ये लाइन को देख लो, गौर से समझ लो। यहां से ये लाइन तुम्हारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। ये लाइन हुआ और ये लाइन। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या सब होने वाला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या सब होगा। सवाल पूछते हैं, जवाब देना, सवाल पूछते हैं, जवाब देना। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जल्दी बताओ। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जल्दी बताओ। जगदीशपुर में, यहां लिखते हैं, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व बताओ जल्दी से। विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सबको पता होगा कौन, कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। क्लियर है। एक सवाल का और जवाब देना, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, झांसी में, जल्दी बताओ। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लक्ष्मीबाई, है ना, कौन कर रहे थे, लक्ष्मीबाई। और अगला एक सवाल का जवाब और चाहिए, कानपुर में कौन कर रहे थे, कानपुर में कौन कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व, नाना साहेब। कौन, नाना साहेब। देखो ये सब जो पॉइंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई पॉइंट है, एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब जो बच्चा डीपली नहीं पढ़ा रहेगा ना, वो जवाब नहीं दे पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये जरूरी होता है कि आप इसको एकदम ध्यान से समझें इसको, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, अहिना आनो आनो जगह स्थान में विद्रोहक अग्नि प्रज्वलित कैल गेल। एक वर्ष में अधिक नहीं, एक वर्ष से अधिक धरि संघर्ष चलित रहला, मुदा अंततः की भेला, असफल भेला। अब ये सिपाही विद्रोह लगभग कितना वर्ष चला, बताओ। सिपाही विद्रोह कितना दिन, लगभग कितना, सिपाही विद्रोह कितना समय तक चला, बताओ। ये जो सिपाही विद्रोह हुआ, ये कब तक चला, कब तक चला, लगभग एक वर्ष। कितना वर्ष चला, लगभग एक वर्ष। अच्छा, परिणाम क्या आया, परिणाम बताओ क्या आया। परिणाम ये हुआ कि यह विद्रोह क्या हुआ, सिपाही विद्रोह क्या हुआ, बताओ जल्दी से। सिपाही विद्रोह क्या हुआ, असफल हुआ। क्या हो गया, असफल। बताओ, याद रखोगे। परिणाम ये हुआ कि सिपाही विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। क्लियर है। सिपाही विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया मेरे भाई। क्लियर है सबका। तो लगभग एक वर्ष तक, ध्यान से समझना, लगभग एक वर्ष तक सिपाही विद्रोह चलता है और अंततः ये सिपाही विद्रोह असफल होता है। अच्छा, असफल क्यों हो गया, असफल के कारण कीजिए।
अगर ई पूछल जाए कि असफल भेले किए, अच्छा आप लोग को भी बायोलॉजी सबका अच्छा ये पीडीएफ सब, अच्छा ठीक है, हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है, आप लोग प्रिंट करा करके उसको निकाल लेना और याद करना, ठीक है, हम भेज देंगे, डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे सारा, ठीक है। अब आगे आगे देखिए, देखिए अब ये अगर देखा जाए कि अगर ये असफल क्यों हुआ, तो देखिए कारण क्या है, अपेक्षित योजनाबद्ध कार्य पद्धति, संगठन शक्ति और नेतृत्व 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 और क्षमता के अभाव में विद्रोह अपन अभिष्ट धरि नहीं पहुंच सकल, यानी कमी होता है भैया, कोई भी चीज कमी की वजह से ही असफल होता है। देखिए अगर अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर असफल हो जाता है बाय द वे, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कमी क्या होगा। उसी तरह यहाँ पर अगर देखें कि सिपाही विद्रोह असफल हुआ, तो असफल होने का कारण क्या है, योजना नहीं था, क्या नहीं था, कार्य पद्धति का, हमें कैसे कोई चीज विरोध करना है, किस तरह से करना है विद्रोह, उसका योजना नहीं था, तो योजना की कमी थी। संगठन शक्ति का भी कमी था, किसका कमी था, संगठन शक्ति का कमी था। तीसरा नेतृत्व का कमी था, इसका नेतृत्व क्षमता का भी कमी था, और इन सब वजह से सिपाही विद्रोह क्या होता है, असफल हो जाता है। फिर भी कहे तैयो विद्रोही सबक साहस एवं इच्छा शक्ति दृढ़ता प्रशंसनीय छल, लेकिन फिर भी जो विद्रोही सब चले उनकर साहस के, ओकर इच्छा शक्ति के की कह सके अपना सब रिस्पेक्ट यो, प्रशंसनीय छले ओकर इच्छा शक्ति, विद्रोही के इच्छा शक्ति नहीं, और उनका अंदर जे साहस छले कथी छले, प्रशंसनीय छले। कहे विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस के तैयार करबाक दृष्टिकोण से एकर विशेष महत्व अछि, लेकिन असफल हुए तो तैयो ई सफल भेले, किया, क्योंकि विदेशी शासक से लड़े खातिर, ध्यान से सुनबे, विदेशी शासन से लड़े खातिर, कौन शासन से, विदेशी शासन से लड़े खातिर जे जनमानस तैयार करे के छले, याद रखा, एग्जाम में पूछत कि सिपाही विद्रोह, ध्यान सुनबे, सिपाही विद्रोह असफल भेलो पर लाभकारी सिद्ध भेल कोना, की क्वेश्चन पूछते, सिपाही विद्रोह असफल भेलो पर की भेले, लाभकारी सिद्ध भेले कोना, तो कहबे देखियो सिपाही विद्रोह भले असफल भेले, मुदा विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस के तैयार करे के दृष्टिकोण से अकर की भेले, विशेष महत्व भेले, एहि में सफलता प्राप्त केलकै, यानी विदेशी शासन से लड़े के लिए जनता के एगो समूह छे, संगठन तैयार करे में अकर एक विशेष महत्व छे, तै द्वारे सिपाही विद्रोह असफल भेला के बादो की भेले, लाभकारी सिद्ध भेले, क्लियर छे। कहे छे ओना विदेशी जे शासक छे बुआ प्रति लोक के मन में क्षोभ आ घृणा पहिने से छले, मुदा उ मुखर भेले एहि विद्रोह के अवसर, यानी विदेशी शासन के खिलाफ लोग के तो नहीं कहे छे ना घृणा नफरत पहले से चले, लेकिन ई जे बाहर एले घृणा नफरत जे बाहर एले वो 1857 में भेल सिपाही विद्रोह के कारण ही एले, ठीक है। आगे देखियो 1857 के विद्रोह भने असफल भेल, अब ये बतलो 1857 के सिपाही विद्रोह की भेले असफल, मुदा संपूर्ण देश में राजनीति के चेतना जगावे में उ की भेले, सफल भेले, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा बताओ सिपाही विद्रोह असफल भेले नहीं, फिर भी सफल कना, असफल होइत कना सफल भेले, तो कहबे 1857 के सिपाही विद्रोह भने असफल भेले नहीं, भने असफल भ गेले, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगावे में की भेले, सफल भेले, राजनीतिक चेतना जगावे में सफल भेले। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछत, क्या नंबर में, 2 मार्क्स में, क्लियर छे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जागृत राजनीतिक चेतना के परिणाम छल, और एक के बाद अहाँ सब जाने छिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना भेले, और उ जे कांग्रेस पार्टी के जे स्थापना भेले अकरे परिणाम छे, अकरे जागृत के परिणाम छे, यह मोटिवेशन छे। तो एक का प्रश्न अहाँ से पूछब, प्रश्न की पूछब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कहिया भेले, जल्दी बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कहिया भेले, जल्दी कमेंट बॉक्स में। और दूसरा संस्थापक के छले इनकर,
संस्थापक के छले, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, देखे छी कितने बच्चा के पता है। अच्छा देखिए बहुत सुंदर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुई। के केलखिन संस्थापक के नाम बताओ जल्दी, संस्थापक के नाम देखे जी किनका पता है, कमेंट बॉक्स से उठे हुए संस्थापक के नाम बताओ, सब डेट बता रहा छी। नहीं 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 नहीं, WC बनर्जी ने, नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत बता रहा छी। A.O. ह्यूम के चले बुआ, A.O. ह्यूम नहीं, A.O. ह्यूम जे छले अहाँ के की करे छे, स्थापना करे छे, ठीक है, A.O. ह्यूम, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखियो, बताओ ए में तो कोई दिक्कत नहीं छे, समझ में आ गल होते। अब आगे देखियो, आगे या देखियो अत देने छे, देखियो देने छे दिसंबर 1885, याद रखबे दिसंबर 1885 में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता सब एकत्र भेला और एहि राष्ट्रीय संस्था के नींव रखलखिन। नींव कदे, नींव मतलब नींव रखलखिन, शुरुआत कलखिन ककर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अवकाश प्राप्त अंग्रेज देने छे की छे, ICS अधिकारी, IAS अधिकारी कह सके छे A.O. ह्यूम। देखियो A.O. ह्यूम कांग्रेसक स्थापना कहनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। विदेशी शासक विरुद्ध बढ़त जनक रोष के जे युवा शक्ति के नेतृत्व प्रदान कर रहल छल, तकरा संगठित क अपना ढंग के उपयोग करबाक जे इच्छा A.O. ह्यूम के मन में रहल होइत, मुदा से भ नहीं सकल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता आ राष्ट्रवाद के भावना के जगावे लागल, नहीं लाग गेल, और कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के बनलखिन। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, याद रखबे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योम्स चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताओ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बोले WC बनर्जी यानी व्योम्स चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अतः से दो चीज याद रखे के, कांग्रेस के स्थापना भेले दिसंबर 1885 में, अकर संस्थापक चलकिन A.O. ह्यूम और स्थापना करे वाला चलकिन WC बनर्जी, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष के चलकिन WC बनर्जी यानी व्योम्स चंद्र बनर्जी। इतक समझ में ले, इतक समझ में ले। आगे देखियो, भातृत्व भाव से भारतीय जनता के मध्य पसरल जाति वर्ण तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के समाप्त करबाक छै। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की उद्देश्य छले कि जो भातृत्व मतलब भाईचारा भाव से भारतीय जनता के मध्य यानी भाईचारा स्थापित करके भारतीय जनता के बीच जाति वर्ण नहीं तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के समाप्त करवाए, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव भ रहल छले, नहीं वर्ण के आधार पर जो भेदभाव भ रहल छले, क्षेत्रीय आधार पर जो भेदभाव भ रहल छले, ओकरा समाप्त करे के उद्देश्य छले कांग्रेस के स्थापना केने, ठीक है, एमे कोई दिक्कत। आगे देखियो, देशक लिहाज काज करे वाला लोक में भातृत्व भाव तथा मैत्री संबंध दृढ़ करब सेहो एकर लक्ष्य थी। स्पष्ट है जे कांग्रेस के तत्कालीन नेता सब ध्यान जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करवा दिस बेसी छलिन। अब कांग्रेस के जतेक सारा नेता छले बुआ, कांग्रेस के जते सारा नेता, ध्यान से सुनो, कांग्रेस के जतेक सारा नेता छले सब जनता के की करै छले, राजनीतिक चेतना जगावे में की करल छले, बेसी ध्यान देने छले। नहीं कांग्रेस के जतेक सारा नेता छले उ चाहे छलखिन हरेक जनता में राजनीति के कनिक समझ उत्पन्न हो जाए, ताकि विदेशी शासन के की करते, विरोध करते, एकता स्थापित होते लोक में। कहे वो सब उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास पर जोर देवा आवश्यक बुझलखिन। कांग्रेस के जतेक सारा नेता छले उस सब कथी पर जोर दै छले, उपनिवेशवाद के विरोध। उपनिवेशवाद जाने छे ना, उपनिवेश जाने छे, उपनिवेश ककरा कहै छे, जब कोई ताकतवर देश, उपनिवेश ककरा कहबे, जब कोई ताकतवर देश कोनो कमजोर देश के पर कब्जा कर ले छे तो ओई कमजोर देश के ताकतवर देश के की कहबे, उपनिवेश कहबे। और एई तरह के व्यवस्था के कहै छे उपनिवेशवाद, एई तरह के व्यवस्था के की कहै छे, उपनिवेशवाद। और अकर विरोध करे के छलखिन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने नेता छले से, और साथ ही साथ लोग में राजनीतिक चेतना जगावे छले ताकि सब मिलकर के अकर विरोध करे
और भारत के जतेक सारा लोग छे की हो जाए एक हो जाए। हाँ ठीक है, देखियो 19वीं शताब्दी के अंत धरि कांग्रेस एहि पथ पर अग्रसर रहल और 19वीं शताब्दी के अंत तक कांग्रेस जे छे एहि क्रम में एहि पथ पर की रहले आगे रहल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान से सुनबे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। अच्छा एक सवाल पूछू, देखी छी जवाब ककरा पता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम याद है? बताओ तो, राजनीतिक गुरु के चलखिन, राजनीतिक गुरु के नाम बताओ। देखिए के जवाब दे छे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम बताओ, बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल सिंह गोखले, वेरी गुड। गोपाल कृष्ण सिंह नहीं होता रे चला, कृष्ण होता है, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा सवाल में, ठीक है। राजनीतिक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये जितने लोग थे सब राष्ट्रवादी नेता, सब सबक प्रयास और प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश में एक आंदोलनकारी शक्ति और मंचक रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यानी इन सब के योगदान से मेरे भाई, इन सभी के योगदान से, ध्यान सुनिएगा, कौन कौन, किनके किनके? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि, इन सभी राष्ट्रवादी नेता के प्रयास से पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आंदोलनकारी शक्ति के रूप, मंच के रूप में क्या हो गए? प्रतिष्ठित हो गए। क्या हो गए? प्रतिष्ठित हो गए। बताइए इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अब इतना याद रहेगा, बताइए इतना में किन्हीं बाल बच्चे नैना मुन्ना को दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप, सर हम तो पूरा बुक को हाइलाइटर से पेंट कर दिए हैं। कोई एक बेहतर विद्यार्थी का पहचान यही होता है कि मेन पॉइंट को हाइलाइटर से क्या कर लेता है, वो हाईलाइट कर लेता है और उसको रिवीजन भी करता है। ये नहीं कि हाईलाइट करके सजा देंगे बुक को, तो नहीं होगा। फिर हाईलाइट करने का मतलब होता है जब रिवीजन करे तो जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको ज्यादा देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। देखो 20वीं शताब्दी कब की बात कर रहे हैं? अब 20वीं, अब आ जाए 19वीं शताब्दी खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है 20वीं शताब्दी का। क्या शुरू हो रहा है? क्या शुरू हो रहा है? 20वीं शताब्दी शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ, तब 20वीं शताब्दी में क्या होता है? देखो शुरुआत में बउआ देखिए, बंग भंग आस्वदेशी आंदोलन, तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे, एकदम स्टार लगा दें इसको, एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? कि भैया बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था? 20वीं शताब्दी में। बताइए, जवाब दीजिएगा आप सभी। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। बताइए सभी बच्चे, कब शुरू हुआ था? 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आगे बात करें, अंग्रेज सरकार 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय प्रशासनिक सब बेसी राजनीतिक कारण से प्रेरित छल। आपको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होने वाला था। किसका विभाजन? बंगाल का। और बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो प्रशासनिक सब बेसी किससे? राजनीतिक कारण से। किस कारण से हो रहा था? बंगाल का विभाजन किस कारण से होने वाला था 1905 में? राजनीतिक कारण से। तय अकर तीव्र प्रतिक्रिया भेल। बंगाल विभाजन के विरोध बंगाल धरि सीमित नहीं रहा, संपूर्ण देश में पसरि गेला। विरोध के प्रभावकारी बनेबाक लेल नेता लोकनिक स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम चलौलनि और लोकमान्य की कहे
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष सदृश नेतागण एहि आंदोलन के नेतृत्व कर रहल छला। एहि आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम ई भेल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराजक मांग करऽ लागला। यानी बंग भंग आंदोलन जकरे कहै छै कथी, बंग भंग आंदोलन के दोसर नाम की छै, स्वदेश, कथी छै दोसर नाम, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के दोसर नाम की भेलै, स्वदेशी आंदोलन। ई शुरुआत किया भेलै, ई बंग भंग आंदोलन की छै, देखियो बंग भंग, बंग माने बांग्लादेश, अब भंग, भंग माने विभाजन, ठीक है। बंग भंग आंदोलन शुरू किया भेलै तो 1905 में, ध्यान सुनबे, 1905 में बंगाल के विभाजन करे वाला छलै। बंगाल के विभाजन कोन कारण से, राजनीतिक कारण से, इन्हें की प्रशासनिक कारण से, जय के और एहि चीज के यानी बंगाल विभाजन के की होइ छै, विरोध शुरू होइ छथिन। अब विरोध के कहै छै, विरोध के प्रभावकारी बनावे के लेल की भेलै, स्वदेशी आंदोलन, की भेलै, स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन के, बंग भंग आंदोलन के कार्यक्रम चलावल गेलै और एहि में जे आंदोलन में जे भाग लेलखिन नेता सब के सब छलखिन, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, हैदर रजा, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष सदृश नेतागण जतेक छलै सब एहि आंदोलन में भाग लेलखिन। और एहि आंदोलन के परिणाम स्वरूप की भेलै, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ई भेलै कि राष्ट्रीय भारत के जे राष्ट्रीय कांग्रेस छलै वो स्वराज के मांग करऽ लगलै। केकर मांग करऽ लगलै, स्वराज, कथी के मांग करऽ लगलै, स्वराज के मांग करऽ लगलै। सर मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया है, क्या मेरा एग्जाम होगा? हाँ होगा, एग्जाम क्यों नहीं होगा, होगा, नहीं दिक्कत है, लेकिन आप खोजिए उसको, महत्वपूर्ण रहता है, घर में ही होगा, खोजिए, ठीक है। हाँ बताइए, इतना समझ में आ गया? तब एक बात, एक सवाल का जवाब दीजिए, बंग भंग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? एक सवाल का जवाब, बंग भंग, जवाब दीजिए, बंग भंग आंदोलन का परिणाम बताइएगा सब आदमी। बंग भंग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ बताइए सब, क्या चीज का मांग उठने लगा, स्वराज। इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि स्वराज की मांग उठना शुरू होता है। किसकी मांग, स्वराज की मांग उठना क्या होता है, शुरू हो जाता है। और कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस में याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ बताइए जल्दी, कलकत्ता अधिवेशन, सब बच्चा जवाब दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ बताइए, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ बताइए जल्दी से। 1906 में, कब हुआ था, 1906 में, ठीक है। और दादा भाई नारोजी अपन अध्यक्षीय भाषण स्पष्ट के लिए कि कांग्रेस के उद्देश्य की छे, अपन सरकार के गठन केनाइ। और दादा भाई नारोजी इन चीजों को स्पष्ट करते हैं कि अब कांग्रेस का उद्देश्य है अपना सरकार को देश में क्या करना, स्थापित करना। बताइए, ये सब बात समझ में आया? सर स्कूल के सर बोल रहे हैं कि न्यू बुक लेना पड़ेगा मैथिली का। न्यू बुक कौन कौन सा? प्रवेशिका मैथिली साहित्य, देखते हैं, मॉडल पेपर आने दीजिए, देखते हैं ना, चिंता क्या करिएगा। और ज्यादा चैप्टर नहीं, 12-13 चैप्टर है उसमें, ठीक है। उस बुक में कितना है, 12-13 चैप्टर है, जरूरत पड़ेगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, आज तक नहीं पूछा, आज तक नहीं बोला, और कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं ना आया मेरे भाई। आप इससे पहले आप दिए होंगे इसका एग्जाम, जब क्या कहते हैं, त्रैमासिक एग्जाम जो दे रहे थे, त्रैमासिक एग्जाम में भी कहां से प्रश्न आ रहा था, अरिपन से ही आ रहा था। तो अरिपन से ही आएगा, बाय मिस्टेक ये आया है, तो आप चिंता नहीं करिए। और मॉडल पेपर जारी होने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉडल पेपर में अगर उस बुक से अगर प्रश्न रहता है तो आप मुझको 10 दिन दीजिएगा, मात्र कितना दिन, 10 दिन दीजिएगा। और 10 दिन में उस चैप्टर को हम इतना लपेट लेंगे ना
कि कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जरूरी है कि आप जो है चैप्टर है मेन, जो है जो चलते आ रहा है उसको आप पढ़िए। ठीक है, चलिए बताइए, इतना तो समझ में आ गया। तो अब ज्यादा नहीं पढ़िए, नहीं तो आप लोग को क्या कर जाएगा, बॉन्स आराम आराम से पढ़ते। कितना चैप्टर देखिए, मात्र इसमें 4 चैप्टर बाकी है, ये चैप्टर लगा करके। हाँ, मॉडल पेपर से सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इतना ही पर हम लोग रुक जाए। अब एक कितना क्लास किए, कितना पढ़ लिए हम लोग, आधा तो लगभग हम लोग लगता है पढ़ लिए होंगे, पढ़ लिए ना आधा, यानी 12 पेज पढ़े हैं। और कितना है टोटल, 29 पेज है। 29 पेज में यानी आधा लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आधा अगले कल की क्लास में इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा दिन है नहीं, और हफ्ता भर हो सकता है तो कल आपका हम क्लास ले भी कोशिश करेंगे, ले लें, नहीं तो हो सकता है कि क्लास नहीं भी ले सकते हैं कल, थोड़ा एक बार। हाँ, लेकिन रविवार को इस बार क्लास लेंगे, रविवार को क्लास लेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, रविवार को क्या लेंगे, क्लास पक्का लेंगे। तो आप लोग आराम आराम से पढ़िए ना, मैथिली के लिए ज्यादा टेंशन नहीं, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, घर पर रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, टेंशन नहीं। और आप लोगों को एगो चिंता होता होगा कि व्याकरण, व्याकरण 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन। और आपको एक चीज और बता दें, अगर आप ढंग से मैथिली बुक पढ़ लीजिएगा ना, आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं आपको। ढंग से अगर बुक पढ़ लेते हैं तो ये नहीं कि व्याकरण की नीड नहीं होगी, नीड तो होगा, उससे भी प्रश्न आएंगे, लगभग 30 गो ऑब्जेक्टिव। क्या गो, 30 गो ऑब्जेक्टिव। और कल 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 होता है, तो एक हम छोटा सा कोशिश करेंगे, कल नहीं तो परसों रविवार को ही एक वीडियो बना देंगे, रविवार को वीडियो बना करके जो मैथिली का महत्वपूर्ण निबंध होगा, महत्वपूर्ण निबंध जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, उस निबंध के बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे और निबंध बता भी देंगे। आप उसको अच्छे से होगा तो याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, निबंध करवा देंगे। अब तब एगो क्लास ले लेंगे लेटर राइटिंग का और संक्षेपण का, और कुछ यही है नहीं है, आशे सब तो पढ़वे करते हैं, तो मैथिली को लेकर के ज्यादा टेंशन में नहीं रहिएगा। मुश्किल से कितना नंबर का आएगा, 25 से 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, और उधर पत्र लेखन आएगा, ठीक है, निबंध आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं बताओ, आज का क्लास अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा दिल जो है ना बना करके आप लोग भेज दीजिए कि भैया आज का क्लास ना बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगता है तो आप लोग क्लास को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, शेयर करिए। ठीक है, क्लास को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक तो करवे करिए। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि जब क्लास खत्म हो जाए तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा है। आप लोग अभी तो बता देते कि भैया आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में बताने की आवश्यकता होती है तो आप लोग नहीं बताते। ठीक है, अभी अभी नहीं बताइएगा चलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, उसमें अब बताइए, उसमें बताइए। और थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा अपना परिवार और बड़ा हो। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, मिलते हैं पुनः कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय।